दोस्तों रेसलमेनिया के बाद अगर कोई सबसे बड़ा WWE पेपर व्यू है तो वो है समर स्लैम, द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर। समर स्लैम स्टार्ट हुआ 1988 में और इस वीडियो में हम जानेंगे 1998 से 2022 तक के सारे मेन इवेंट्स के बारे में। इसके साथ साथ मैं रैंकिंग दूंगा मेरे टॉप 5 बेस्ट और टॉप 5 वर्स्ट मेन इवेंट्स ऑफ समर स्लैम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाली है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, होपफुली आपको बहुत पसंद आने वाला है आज का ये वीडियो। तो वेलकम टू रेसलमेनियाक। लिस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1988 से, जब हमने देखा पहला समर स्लैम इन अगस्त ऑफ 1998। ये हुआ था वर्ल्ड फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में और इसके मेन इवेंट में हमें दिखे थे द मेगा पावर्स हल्क हॉगन एंड रैंडी सैवेज वर्सेस द मेगा बक्स, यानी कि एंड्रे द जायंट एंड टेड डिबियासी। इस मैच में जेस वेंचुरा थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। इसमें काफी टू एंड फ्रो देखा हमने 1-on-1, जिसके बाद चारों के चारों रेसलर्स ने ब्रॉलिंग करी इनसाइड एंड आउटसाइड द रिंग। इसके बाद मिस एलिजाबेथ जो कि मेगा पावर्स के साथ थी, उन्होंने रेफरी और अपने ओपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्कर्ट हटा दी। जिसके बाद पहले रैंडी सैवेज ने अपना माचो एल्बो दिया और उसके बाद हल्क हॉगन ने लेफ्ट ड्रॉप करके पिन किया टेड डिबियासी को। ओवरऑल काफी अच्छा मैच था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्योंकि ये मेन इवेंट और ओवरऑल समर स्लैम इतना अच्छा गया कि हमने देखे सब्सिक्वेंटली समर स्लैम आगे वाले सालों में भी। अगले साल 1989 में मेन इवेंट में हमें दिखे थे हल्क हॉगन एंड ब्रूटस ब्रीफकेस वर्सेस रैंडी सैवेज एज ड्यूल्स। अब पिछले साल के पार्टनर्स अब बन चुके थे ओपोनेंट्स, यानी कि हल्क हॉगन और रैंडी सैवेज हमें दिखे एज ओपोनेंट्स। मैं आपको बता दूं कि जूस दरअसल एक रेसलर नहीं बल्कि एक एक्टर हैं जिन्होंने हल्क हॉगन के साथ नो होल्ड्स बार मूवी में भी काम किया था। इनफैक्ट यही एक रीजन था कि उनको समर स्लैम के इस मैच में डाला गया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना ही वो टेक्निकल रेसलर हैं तो मैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल ये मेन इवेंट बहुत ही ठंडा था। इनफैक्ट वन ऑफ द वर्स्ट मेन इवेंट्स ऑफ समर स्लैम। इस मैच के विनर थे हल्क हॉगन एंड ब्रूटस ब्रीफकेस। अगले साल यानी कि 1990 में मेन इवेंट था द अल्टीमेट वॉरियर वर्सेस रिक रूड इन अ स्टील केज मैच फॉर द WWF चैंपियनशिप। इस दौरान द अल्टीमेट वॉरियर काफ़ी हॉट थे। मेन इवेंट की बात करें तो काफ़ी डिसेंट मैच था ये, और जैसा कि हर स्टील केज मैच में होता है, जीतने के लिए रेसलर को निकलना पड़ेगा इस स्टील केज से। इस मैच में हमने देखी काफ़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। इनफैक्ट एक जगह पर तो दोनों के दोनों रेसलर अपना फिनिशिंग मूव ही नहीं कर पाए। इस मैच के विनर थे द अल्टीमेट वॉरियर। आगे बढ़ते हैं 1991 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में फिर से हमने देखा समर स्लैम, और इस बार मेन इवेंट में थे हल्क हॉगन एंड द अल्टीमेट वॉरियर वर्सेस सर्जन स्लॉटर, जनरल आदन और कॉर्नल मुस्तफा। अब इस हैंडीकैप एलिमिनेशन मैच में सिड जस्टिस थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। बहुत कुछ खास नहीं था इस मैच में, बस ये देखने को मिला कि सर्जन स्लॉटर जो इस मैच से पहले हील थे वो इस मैच के बाद बन गए थे एक फेस, और उन्होंने वापस से ज्वाइन कर लिया हल्क हॉगन और अल्टीमेट वॉरियर को। इस मैच के विनर थे हल्क हॉगन और द अल्टीमेट वॉरियर। आगे बढ़ते हैं 1992 पे। अब 1992 में समर स्लैम हुआ वेम्बली स्टेडियम यानी कि लंदन, इंग्लैंड में, और इस पेपर व्यू से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होगी समर स्लैम की मेन इवेंट। पर ऐसे कुछ हुआ 1992 में जब हमने देखने को मिले होम टाउन बॉय यानी कि ब्रिटिश बुलडॉग वर्सेस ब्रेट हार्ट फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट। इंटरेस्टिंगली ब्रेट हार्ट और ब्रिटिश बुलडॉग पर्सनल लाइफ में साला जीजा हैं, यानी कि ब्रेट हार्ट की सिस्टर से शादी की हुई है ब्रिटिश बुलडॉग ने। अब दो टेक्निकली साउंड रेसलर्स को अगर आप डालोगे मेन इवेंट में तो मेन इवेंट तो अच्छा होगा ही, और ऐसा ही कुछ हुआ इस मैच में। इस मैच के विनर बने ब्रिटिश बुलडॉग यानी कि डेवी बॉय स्मिथ। आगे बढ़ते हैं 1993 पे। अब 1993 में समर स्लैम का मेन इवेंट था योकोजुना जो कि उस टाइम चैंपियन थे वर्सेस लेक्स लूगर फॉर द WWE चैंपियनशिप। अब WWE चाहती थी कि लेक्स लूगर बन जाए द नेक्स्ट हल्क हॉगन, और इसीलिए वो लेक्स लूगर को बहुत पुश दे रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टिपुलेशन ये थी कि अगर लेक्स लूगर हार गए ये मैच तो वो आगे फ्यूचर में कभी भी WWE चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ पाएंगे। तो WWE यानी कि उस टाइम WWF काफ़ी बुरा फंस गई। इस मैच की एंडिंग इतनी क्योटिक और इतनी कंफ्यूजिंग थी कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। मैच तो जीते लेक्स लूगर, लेकिन योकोजुना ने चैंपियनशिप रिटेन की क्योंकि वो मैच हारे थे काउंट आउट से, और चैंपियनशिप बेल्ट सिर्फ पिनफॉल या सबमिशन से ही एक्सचेंज होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि लेक्स लूगर ये मैच जीते, और उसके बाद बहुत सारे रेसलर्स रिंग में आ गए और सेलिब्रेट करने लग गए जैसे कि भैया लेक्स लूगर चैंपियनशिप जीते हों। हमें देखने को मिले बहुत सारे वाइट, रेड, ब्लू बलून्स सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ लेक्स लूगर। मेरे ख्याल से ये समर स्लैम का वन ऑफ द वर्स्ट मेन इवेंट्स था। आगे बढ़ते हैं 1994 के समर स्लैम पे। अब इस समर स्लैम में हमें देखने को मिले एक नहीं बल्कि दो मेन इवेंट। पहला मैच था ब्रेट हार्ट वर्सेस ओवन हार्ट फॉर द WWF चैंपियनशिप
इन अ स्टील केज मैच। अगेन दो टेक्निकली साउंड रेसलर्स जो कि दोनों फैमिली भी हैं, दोनों ने लड़ाई करी और अल्टीमेटली जीते ब्रेट हार्ट। इसके बाद हमने देखा सेकेंड मेन इवेंट मैच जो कि था अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर। इस मैच की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। अब 1994 के रॉयल रंबल के मैच में योकोजुना ने हराया था अंडरटेकर को इन अ कास्केट मैच। इस मैच के बाद हमें काफी हफ्ते तक नहीं दिखे थे अंडरटेकर। अब इस बात का फायदा उठाते हुए टेड डिबियासी लेकर आए अपना ही वर्जन ऑफ अंडरटेकर यानी कि फेक अंडरटेकर, और समर स्लैम पर ये बना मेन इवेंट अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर। ऑनेस्टली ये मैच फिर से बैक टू बैक समर स्लैम का निकला वर्स्ट मेन इवेंट। ये मैच इतना खराब निकला कि WWE यानी कि उस टाइम की WWF ने इसके बाद इस स्टोरी लाइन को ही खत्म कर दिया। इसके बाद चलते हैं समर स्लैम 1995 पे। इस समर स्लैम में हमें दिखा मेन इवेंट डीजल वर्सेस किंग मेबल फॉर द WWE चैंपियनशिप। 9 मिनट से ज़्यादा चले इस मैच में इतने गैप्स थे कि फिर से एक बार हैट्रिक बनाते हुए ये बन गया मेरी लिस्ट का वन ऑफ द वर्स्ट समर स्लैम मेन इवेंट्स। ये मैच जीता डीजल ने। आगे बढ़ते हैं 1996 के समर स्लैम पे। इस समर स्लैम के मेन इवेंट में हमें दिखे शॉन माइकल्स वर्सेस वेदार फॉर द WWF चैंपियनशिप बेल्ट। 22 मिनट से भी ज़्यादा चले इस मैच को 2 बार तो रीस्टार्ट किया गया क्योंकि वेदार दोनों बार मैच जीते, लेकिन पहले जीते काउंट आउट से और फिर जीते डिस्क्वालिफिकेशन से। और क्योंकि चैंपियनशिप बेल्ट सिर्फ पिनफॉल या सबमिशन के द्वारा ही चेंज ऑफ हैंड्स हो सकती थी, इसलिए ये मैच 2 बार रीस्टार्ट किया गया और फाइनली स्वीट चिन म्यूजिक देकर इस मैच को जीता शॉन माइकल्स ने। जहां तक मेरी रिसर्च है, इस मैच के दौरान दोनों के दोनों रेसलर अपने 100% फिटनेस और फॉर्म में नहीं थे, तो उस हिसाब से ये मैच काफी अच्छा था। आगे बढ़ते हैं 1997 के समर स्लैम पे। अब इस समर स्लैम के मेन इवेंट में हमें दिखे ब्रेट हार्ट वर्सेस द अंडरटेकर फॉर द WWF चैंपियनशिप, जिसमें शॉन माइकल्स दिखे हमें एज स्पेशल गेस्ट रेफरी। अब शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट की हिस्ट्री के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो ये काफ़ी सही सेटअप था एक इंटरेस्टिंग मेन इवेंट होने के लिए। तकरीबन आधे घंटे तक चले इस मेन इवेंट को फाइनली जीता ब्रेट हार्ट ने और वो बन गए WWF चैंपियन। मेरी नज़र में ये वन ऑफ द बेटर मेन इवेंट्स था समर स्लैम की हिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं 1998 के समर स्लैम में। इस पेपर व्यू का मेन इवेंट था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द अंडरटेकर फॉर द WWF चैंपियनशिप बेल्ट। अब ये था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। 20 मिनट से भी ज़्यादा चले इस मेन इवेंट को फाइनली जीता स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने, जब उन्होंने अंडरटेकर को दिया एक स्टोन कोल्ड स्टनर और अंडरटेकर मैच हार गए वाया पिनफॉल। इसके बाद एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट अंडरटेकर खड़े हुए और उन्होंने चैंपियनशिप बेल्ट पकड़कर थमा दी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को, नॉड करके चले गए रिंग से। मेरे नज़रिए से देखो तो ये वन ऑफ द बेस्ट समर स्लैम मेन इवेंट्स था। इसमें हमें देखने को मिले 2 लेजेंडरी रेसलर्स यानी कि अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अगर आपने अब तक के डिस्कस समर स्लैम के कोई भी मेन इवेंट देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं अब तक के किए गए डिस्कस मैचेस के बारे में। आपको कौन से मैचेस अच्छे लगे और कौन से मैचेस बुरे लगे। आगे बढ़ते हैं 1999 के समर स्लैम पे। इसमें हमें देखने को मिला मेन इवेंट मैनकाइंड वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस ट्रिपल एच, अ ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द WWF चैंपियनशिप। और इस मैच में जेसे वेंचुरा थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। इस मैच की स्टोरी लाइन बहुत ही कंफ्यूजिंग थी कि कौन सा रेसलर बनेगा कंटेंडर फॉर दिस चैंपियनशिप वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। पहले चाइना बनी, फिर उसके बाद मैनकाइंड का मैच हुआ ट्रिपल एच के साथ, तो ये बहुत कंफ्यूजन में फाइनली ये सेटअप हुआ मैच जिसमें ट्रिपल थ्रेट था फॉर द WWF चैंपियनशिप। ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा मैच था और इस मैच को फाइनली जीता मैनकाइंड ने और वो बन गए WWF चैंपियनशिप बेल्ट होल्डर। काफ़ी सॉलिड मैच था ये क्योंकि 3 लेजेंडरी रेसलर्स हमें देखे रिंग में एक साथ। आगे बढ़ते हैं 2000 के समर स्लैम पर। अगर मैं बोलूँ कि इस साल का पूरा समर स्लैम वन ऑफ द बेस्ट समर स्लैम्स था तो शायद मैं गलत नहीं होगा, और इसका वन ऑफ द मेन रीजंस था कि इसका मेन इवेंट था WWF चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन ट्रिपल एच, कर्ट एंगल एंड द रॉक। ये बहुत ही बढ़िया मैच था। रिंग में रॉक के आने से पहले ही ट्रिपल एच ने पहले तो कर्ट एंगल को एक दिया पेडिग्री और कमेंटेटर्स अनाउंस टेबल पर उन्हें फेंक दिया और कर्ट एंगल हो गए इंजर्ड। जिसके बाद रॉक आते हैं रिंग में और ट्रिपल एच के साथ लड़ाई करते हैं। कर्ट एंगल को मेडिकल टीम बैकस्टेज लेके चली जाती है। इस मैच में स्टेफनी मैकमैन भी आई रिंग में और उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की जब उन्होंने कोशिश की कि वो WWF चैंपियनशिप बेल्ट रॉक को मारे, और उन्होंने गलती से वो बेल्ट मार दी ट्रिपल एच को। अब ट्रिपल एच ने ऑर्डर किया स्टेफनी मैकमैन को कि वो बैकस्टेज चले जाएं। इसके बाद कर्ट एंगल वापस आते हैं और अटैक करते हैं ट्रिपल एच को। इसके बाद वो ट्रिपल एच की स्लेज हैमर के लिए लड़ाई करते हैं और इस सब में ट्रिपल एच एक्सीडेंटली हिट कर देते हैं स्टेफनी मैकमैन को।
वे पूरी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं रॉक, और वो कर्ट एंगल को पहले तो टॉप रोप से बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद डिलीवर करते हैं पीपल्स एल्बो टू ट्रिपल एच, और उसके बाद रिटेन कर लेते हैं WWF चैंपियनशिप बेल्ट। अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये था वन ऑफ द बेस्ट मेन इवेंट्स ऑफ समरस्लैम हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं 2001 के समरस्लैम पे। इस पेपर व्यू का मेन इवेंट था बुकर टी वर्सेस द रॉक फॉर द WCW चैंपियनशिप। इन्वेजन एंगल के बाद ये था वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू जहां पर डिफेंड की जा रही थी WCW चैंपियनशिप। अब इस मैच में बुकर टी की साइड थे शेन मैकमैन, और उन्होंने इस मैच में काफी बार इंटरफेयर करने की कोशिश की, पर एंड में पहले तो रॉक ने दिया रॉक बॉटम शेन मैकमैन को आउटसाइड द रिंग, और उसके बाद दिया रॉक बॉटम टू बुकर टी और बन गए WCW चैंपियनशिप बेल्ट होल्डर। ओवरऑल ये मेन इवेंट काफी सॉलिड था। आगे बात करते हैं 2002 के समरस्लैम की। अब इस पेपर व्यू में टेक्निकली एक नहीं बल्कि दो मेन इवेंट थे। पहले हमें देखने को मिला एक अनसैंक्शन्ड स्ट्रीट फाइट बिटवीन शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच। अब ये शॉन माइकल्स का पहला मैच था 1998 के रेसलमेनिया के बाद। हमें देखने को मिले ऐसे दो रेसलर्स जो पहले फ्रेंड्स थे पर फिर एनिमीज बन गए। मैच के एंड में पहले तो शॉन माइकल्स ने स्वीट चिन म्यूजिक देने की कोशिश की ट्रिपल एच को, ट्रिपल एच ने उसको काउंटर करते हुए पेडिग्री देने की कोशिश की शॉन माइकल्स को, बट शॉन माइकल्स ने उसको फिर से काउंट करके रोल अप किया और जीत गए ये मैच। इस मैच के बाद ट्रिपल एच ने शॉन माइकल्स को स्लेज हैमर से एक नहीं बल्कि दो बार मारा, जिसकी वजह से शॉन माइकल्स को स्ट्रेचर पर कैरी किया गया। इसके बाद हमें देखने को मिला मेन इवेंट फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और ये मैच था रॉक वर्सेस ब्रॉक लेसनर। 2002 में ब्रॉक लेसनर वन ऑफ द अपकमिंग स्टार्स, मेगा स्टार्स थे WWE के लिए, और ये मैच ने सॉलिडिफाई कर दिया कि क्यों आज की डेट में भी ब्रॉक लेसनर है द बीस्ट इनकार्नेट। मेरी लिस्ट के हिसाब से अगेन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट समरस्लैम मेन इवेंट्स। हमें इस मैच में देखने को मिला रॉक बॉटम, F5, पीपल्स एल्बो और बहुत कुछ। एंड में ब्रॉक लेसनर ने दिया रॉक को F5 और जीत गए ये टाइटल। उस समय वो बन गए WWE हिस्ट्री के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया रैंडी ऑर्टन ने 2 साल बाद। आगे बढ़ते हैं 2003 के समरस्लैम पे। इस पेपर व्यू का मेन इवेंट था एलिमिनेशन चेंबर्स मैच फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और इस मैच में थे ट्रिपल एच, गोल्डबर्ग, क्रिस जेरिको, शॉन माइकल्स, रैंडी ऑर्टन और केविन नैश। अब 2003 में एलिमिनेशन चेंबर एक रिलेटिवली न्यूअर फॉर्मेट था किसी भी मैच के लिए, तो उस हिसाब से फैंस का बहुत इंटरेस्ट था इस मेन इवेंट में। मैच स्टार्ट हुआ क्रिस जेरिको और शॉन माइकल्स के साथ, जिसके बाद एक एक करके रेसलर्स के चेंबर के दरवाजे खुलने लग गए। एंड तक आते आते रिक फ्लेयर ने भी इंपैक्ट किया इस पूरे मैच को, जब उन्होंने हेल्प किया ट्रिपल एच को स्लेज हैमर देके। गोल्डबर्ग ने कोशिश की कि वो ट्रिपल एच को स्पेयर दें, लेकिन ट्रिपल एच ने वो स्लेज हैमर यूज करके हिट किया गोल्डबर्ग को और पिन कर दिया उनको और रिटेन कर ली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट। इस मैच के बाद ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और रिक फ्लेयर ने तीनों ने मिलकर गोल्डबर्ग पर अटैक किया और हमें थोड़ा सा ब्लड बाथ भी देखने को मिला। ओवरऑल ये काफी अच्छा मैच था। आगे बढ़ते हैं 2004 के समरस्लैम पे। इस पेपर व्यू का मेन इवेंट था क्रिस बेनरॉक वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तकरीबन 20 मिनट तक चले इस मेन इवेंट में क्रिस बेनरॉक ने परफॉर्म किए एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 जर्मन सुप्लेक्सेस ऑन रैंडी ऑर्टन। इसके बाद बेनरॉक ने अटेम्प्ट किया क्रिपल क्रॉस फेस लगाने का रैंडी ऑर्टन को, पर रैंडी ऑर्टन ने उसको काउंटर करके क्रिस बेनरॉक को दिया RKO और जीत गए WWE चैंपियनशिप बेल्ट। इसके बाद क्रिस बेनरॉक वापस रिंग में आते हैं और हैंडशेक का ऑफर करते हैं रैंडी ऑर्टन को, और रैंडी ऑर्टन ये एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं 2005 के समरस्लैम पे। इस पेपर व्यू का मेन इवेंट था हल्क होगन वर्सेस शॉन माइकल्स। पेपर पे अगर देखो तो लेजेंड वर्सेस आइकन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, 2 ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, शॉन माइकल्स वर्सेस हल्क होगन। अब इस मैच की एक्सपेक्टेशन कितनी हाई थी आप खुद सोच सकते हैं। हल्क होगन का ये 14 साल बाद कोई भी समरस्लैम मैच था। लास्ट वो दिखे थे 1991 के समरस्लैम में। इस स्टोरी लाइन को बिल्ड करने के लिए शॉन माइकल्स ने हल्क होगन को मॉक तक किया, उनके जैसा ड्रेसअप होके आए, उनके जैसे इंटरव्यू देने की कोशिश की और बहुत कुछ हुआ इस पूरी स्टोरी को सेटअप करने में। और जब 2 मेगा स्टार्स आते हैं एक ही मैच में, तो या तो ये मैच हो सकता था बहुत ही बढ़िया, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं ऑडियंस को चीट किया गया, क्योंकि हमें दिखे 2 ऐसे रेसलर्स जिनका बहुत ही हाई ईगो था। हल्क होगन नहीं हारना चाहते थे ये मैच, वहीं शॉन माइकल्स का मानना था कि हल्क होगन के इस स्टेज ऑफ द करियर पे उनको ये मैच हारना चाहिए था। तो इस मैच में जहां हल्क होगन ने परफॉर्म किए अपने सारे मूव्स, वहीं हमें सरप्राइजिंगली देखने को मिला शॉन माइकल्स ओवर सेलिंग सारे मूव्स। उन्होंने इतनी ओवर एक्टिंग करी इस पूरे मैच में कि ऑडियंस काफी डिसअपॉइंटेड रही इस मैच से, और मेरे लिए ये मैच इसी वजह से वॉज वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉस थी फॉर रेसलिंग फैंस। ये मैच फाइनली जीता था हल्क होगन ने। आगे बढ़ते हैं 2006 के समरस्लैम में। इस पेपर व्यू का मेन इवेंट था एज वर्सेस जॉन सीना फॉर द WWE चैंपियनशिप, और इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि अगर एज डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो लूज कर देंगे अपना टाइटल टू जॉन सीना। अब एज के साथ आई हुई लीता
ने बहुत बार कोशिश की इस मैच में इंटरफेयर करने की, पर हर बार एज ने उन्हें मना किया क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। इस मैच में हमें काफ़ी मूव्स देखने को मिले। जब जॉन सीना ने कोशिश की कि वो एज को एक FU दें, तो लीटा उन पर चढ़ गई, जिसकी वजह से एज की जगह लीटा को मिल गया FU। पर इस पूरी कंफ्यूजन में एज को दे दिया था उन्होंने एक ब्रास नकल, जिसको यूज़ करके एज ने जीत लिया ये मैच और रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप बेल्ट। ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मैच। आगे बढ़ते हैं 2007 के समर स्लैम के बारे में बात करते हैं। इस पेपर व्यू में मेन इवेंट में हमने देखा जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द WWE चैंपियनशिप। इन दो सुपरस्टार्स को हमने बहुत सारे मैचेस में देखा हुआ पहले भी, और ये कोई अलग मैच नहीं था। ये काफ़ी डिसेंट मैच था, काफ़ी टू एंड फ्रो हुआ, दोनों ने अपने मूव्स करे, पर एंड में जीते जॉन सीना जब उन्होंने दे दिया FU टू रैंडी ऑर्टन। आगे बात करते हैं 2008 के समर स्लैम की। अब इस पेपर व्यू का मेन इवेंट था अंडरटेकर वर्सेस एज इन अ हेल इन अ सेल मैच। अब ये राइवलरी काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रही थी, और जैसा कि हम ऐसे टॉप लेवल के सुपरस्टार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैच बहुत ही बढ़िया था। इस मैच में ना ही केवल हमें देखने को मिले स्टील स्टेप्स, बल्कि हमें देखने को मिले टेबल, लैडर्स और चेयर्स। इसमें हमें देखने को मिला कि एज ने पहले परफॉर्म किया एक स्पीयर अंडरटेकर को, और जिसकी वजह से दोनों के दोनों रेसलर्स गिर गए स्ट्रक्चर के बाहर रिंग अनाउंसर के टेबल के पास। इसके बाद एज ने 2-3 और स्पीयर दिए अंडरटेकर को। बाद में अंडरटेकर ने दिया एक चोक स्लैम, और उसके बाद टूमस्टोन पाइल ड्राइवर देने के बाद ये मैच एंड हुआ और जीत गए अंडरटेकर। पर ये राइवलरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। वापस जाते हुए अंडरटेकर ने देखा टाइटलथ्रॉन पे कि एज अभी भी हिल रहे थे, तो वापस गए रिंग में। उन्होंने चोक स्लैम किया एज को एक लैडर के ऊपर से, जिसकी वजह से एज पूरे रिंग के कैनवस के थ्रू चले गए। ये मैच सच में ही हेल इन अ सेल था। मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट समर स्लैम मेन इवेंट्स था। आगे बढ़ने से पहले मेरी अब तक की लिस्ट के बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं? आपके कौन से बेस्ट या वर्स्ट मेन इवेंट्स थे समर स्लैम के? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अब तक का वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं 2009 के समर स्लैम पे। इसका मेन इवेंट था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जेफ हार्डी वर्सेस CM पंक इन अ टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स मैच। जेफ हार्डी इस फॉर्मेट के एक वेटरन हैं, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक TLC मैच में, वैसा ही हमें इस मैच में देखने को मिली ये सारे वेपन्स। दोनों के दोनों रेसलर्स ने काफ़ी टू एंड फ्रो किया, पर एंड में विन किया इस मैच को CM पंक ने। यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रेट करने लगे वैसे ही पूरे स्टेडियम की लाइट्स ऑफ हो गई थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हमें दिखे अंडरटेकर और उन्होंने चोक स्लैम दे दिया CM पंक को। इसके साथ ही ये इवेंट खत्म हो गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड टू अ डिसेंट पेपर व्यू। इसके बाद बात करते हैं 2010 के समर स्लैम की। इस साल हमें मेन इवेंट में देखने को मिला टीम WWE वर्सेस द नेक्सस। अब टीम WWE में थे जॉन सीना, जॉन मॉरिसन, R-Truth, ब्रेट हार्ट, एज, क्रिस जेरिको एंड डेनियल ब्रायन। और नेक्सस में थे वेड बैरेट, डेविड ओटंगा, जस्टिन गैब्रियल, हीथ स्लेटर, डैरन यंग, स्किप स्कैफील्ड और माइकल टावर। अब ये था 7-on-7 एलिमिनेशन टैग टीम मैच, यानी कि जीतने के लिए किसी भी टीम को दूसरी टीम के सारे रेसलर्स को एलिमिनेट करना था। जिनको नेक्सस के बारे में पता है उनको पता है कि किस तरह से नेक्सस एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने तहलका मचा दिया था WWE में। NXT से निकले हुए ये सारे रेसलर्स फ्यूचर टॉप स्टार्स बन सकते थे अगर वो ये मैच जीत जाते, लेकिन जॉन सीना ने डिसएग्री किया कि वो ये मैच हारेंगे, और इस वजह से ये मैच फाइनली जीते जॉन सीना और उनकी टीम। एज अ व्यूअर मुझे बहुत मज़ा नहीं आया इस मैच में, क्योंकि हालांकि इस पूरे मैच का सेटअप बहुत ही बढ़िया था, पूरी स्टोरी लाइन बहुत ही सही जा रही थी, लेकिन जो ये फाइनल रिजल्ट निकला कि टीम नेक्सस हार गई, तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। मुझे लगा ये चांस था जॉन सीना को दूसरे स्टार्स को नया प्लेटफॉर्म देने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जीत गए जॉन सीना और उनकी टीम। इनफैक्ट नेक्सस की डिक्लाइन का शायद ये एक स्टार्ट था। तो मेरे लिए ये मैच अ बिग थम्स डाउन था। आगे बढ़ते हैं 2011 पर। इस साल के समर स्लैम के पेपर व्यू में स्मैकडाउन की तरफ से मेन इवेंट था रैंडी ऑर्टन वर्सेस क्रिस्टियन नो होल्ड्स बार्ड मैच फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इस मैच में जीते थे रैंडी ऑर्टन। इस पेपर व्यू का लास्ट मैच था CM पंक वर्सेस जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, और इसमें ट्रिपल एच थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। इसकी स्टोरी लाइन कुछ इस हिसाब से थी कि CM पंक पहले बने थे WWE चैंपियन और वो चले गए थे WWE से। इसके बाद एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें जीते जॉन सीना और वो भी बन गए WWE चैंपियन। वापस से हमें दिखते हैं CM पंक और वो क्लेम करते हैं कि वो है ओरिजिनल WWE चैंपियन, और इस हिसाब से इनका ये मैच सेटअप हुआ इन समर स्लैम, जहां पर दोनों के दोनों जब एंटर करे तो टेक्निकली वो चैंपियंस थे। काफ़ी टू एंड फ्रो होने के बाद इस मैच को फाइनली जीता CM पंक ने और वो बन गए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। हालांकि ये क्लियर विन नहीं थी। इसके बाद जब CM पंक सेलिब्रेट करने लगे तो केविन नैश दिखते हैं, वो वापस आते हैं और अटैक करते हैं CM पंक को।
इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए अल्बर्टो डेल रियो आते हैं और अपना मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं और बन जाते हैं WWE चैंपियन। तो काफी इंटरेस्टिंग एंडिंग हुई इस समर स्लैम पे। 2012 के समर स्लैम के मेन इवेंट में हमें दिखे ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्रिपल एच इन अ नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। काफी सही था ये मैच, जहां ब्रॉक लेसनर ने फोकस किया ट्रिपल एच के इंजर्ड आर्म पे, वहीं ट्रिपल एच ने काफी अटैक किया ब्रॉक लेसनर के स्टमक पे। ब्रॉक लेसनर को काफी मेजर प्रॉब्लम्स थी अपने स्टमक में, जिसकी वजह से उन्होंने UFC से रिटायरमेंट ली थी। तो ओवरऑल इस पूरे मैच में हमें बहुत सारे मूव्स देखने को मिले और फाइनली ये मैच जीता ब्रॉक लेसनर ने, जब ट्रिपल एच ने सबमिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं 2013 के समर स्लैम में। अब इसमें मेन इवेंट था जॉन सीना वर्सेस डेनियल ब्रायन फॉर द WWE चैंपियनशिप, और इस मैच में थे ट्रिपल एच एज द स्पेशल गेस्ट रेफरी। ये मैच में बहुत ही टू एंड फ्रो हुआ, जहां डेनियल ब्रायन ने दिए येस किक्स, वहीं जॉन सीना ने दिया 5 नकल शफल। इसके बाद जॉन सीना ने दिया एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट, पर डेनियल ब्रायन ने उसको काउंटर किया। इसके बाद डेनियल ब्रायन ने जॉन सीना को दिया एक STF, पर जॉन सीना उससे निकल कर आ गए। बहुत सारे सुप्लेक्सेस और एटीट्यूड एडजस्टमेंट्स हमें देखने को मिले इस मैच में। इस पूरे बैक एंड फोर्थ का एंड तब हुआ जब डेनियल ब्रायन ने हिट किया जॉन सीना को अ किक टू द हेड, जिसके बाद उन्होंने एक रनिंग नी दी टू जॉन सीना और जीत ली अपनी पहली WWE चैंपियनशिप। जब वो सेलिब्रेट करने लगे तो जॉन सीना आते हैं और उनका एक हैंडशेक करते हैं। इसके बाद जॉन सीना ट्रिपल एच का भी हैंडशेक करते हैं और रिंग से चले जाते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन हमें दिखते हैं अपने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के साथ। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और ट्रिपल एच हील टर्न होकर अटैक करते हैं डेनियल ब्रायन को, उनको देते हैं एक पेडिग्री, और रैंडी ऑर्टन इस मौके का फायदा उठाते हैं और पिन कर देते हैं डेनियल ब्रायन को और जीत जाते हैं ये चैंपियनशिप बेल्ट। तो ओवरऑल ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग अप्स एंड डाउन से भरा हुआ ये पेपर व्यू का मेन इवेंट। इनफैक्ट जॉन सीना और डेनियल ब्रायन के इस मैच को मिला था प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड का मैच ऑफ द ईयर। और क्योंकि ये मेन इवेंट बहुत ही बढ़िया था, तो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट मेन इवेंट ऑफ समर स्लैम। इसके बाद 2014 का समर स्लैम। इस पेपर व्यू का मेन इवेंट था जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ओवरऑल ये काफ़ी वन साइडेड मैच लगा, जहां पर ब्रॉक लेसनर ने डोमिनेट किया जॉन सीना को। उन्हें एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने सारे जर्मन सुप्लेक्सेस और वर्टिकल सुप्लेक्सेस दिए जॉन सीना को। एंड में जब जॉन सीना ने अप्लाई किया STF ऑन ब्रॉक लेसनर, तो ब्रॉक लेसनर उससे एस्केप करके देते हैं एक F5 टू जॉन सीना और जीत जाते हैं ये टाइटल बेल्ट। हालांकि ये वन साइडेड मैच था, लेकिन ये बहुत ही सॉलिड मैच था। बहुत सारी जगह पे इस पूरे मैच को काफ़ी प्रेज किया गया है। तो अगेन मेरी तरफ से इस मैच को अ बिग थम्स अप। आगे बढ़ते हैं 2015 के समर स्लैम पे। पर इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के बारे में बात करने से पहले, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बायस हूँ और मैंने 90s के बहुत सारे मेन इवेंट्स को बोला वर्स्ट मैचेस ऑफ समर स्लैम और 2000s के बहुत सारे मैचेस को मैंने बोल दिया है बेस्ट, तो आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि 2015 के समर स्लैम के मेन इवेंट में थे अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी लिस्ट में वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस ऑफ समर स्लैम था, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इस मैच में जहां दोनों रेसलर्स ने यूज किए अपने मूव, ब्रॉक लेसनर ने दिया F5, अंडरटेकर ने दिया चोक स्लैम और टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर, तो ये मैच था बहुत कंफ्यूजिंग। लेसनर ने अप्लाई किया किमोरा लॉक, पर टाइम कीपर ने बेल रिंग कर दी। अब अंडरटेकर सबोर्जिटली सबमिट कर रहे थे, पर रेफरी ने देखा नहीं, तो इस वजह से रेफरी और टाइम कीपर के बीच में काफ़ी बहस हुई। ब्रॉक लेसनर को लगा कि वो मैच जीत चुके हैं, तो उन्होंने वो मूव छोड़ दिया, लेकिन अंडरटेकर ने सरप्राइज किया और लेसनर को दिया एक लो ब्लो और अप्लाई कर दिया अपना हेल्स गेट। लेकिन लेसनर ने सबमिट नहीं किया, बल्कि दे दिया अंडरटेकर को एक मिडिल फिंगर, और उसके बाद वो पास आउट हो गए और इसकी वजह से जीत गए अंडरटेकर। अब आप बोलेंगे इतना सब कुछ तो हुआ इस मैच में, तो ये मैच अच्छा क्यों नहीं था? तो क्योंकि इस कैलिबर के रेसलर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अंडरटेकर 2015 में काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, उनके मूव्स काफ़ी स्लो हो चुके थे, और ये राइवलरी हम बहुत बार पहले भी देख चुके थे। तो ओवरऑल ये काफ़ी सैड मेन इवेंट था, और समर स्लैम हिस्ट्री के मेन इवेंट्स में मेरी तरफ से इसको एक बिग थम्स डाउन। नेक्स्ट बात करते हैं 2016 के समर स्लैम की। इसका मेन इवेंट था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जहां इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स ने यूज़ किए अपने फिनिशिंग मूव्स। रैंडी ऑर्टन ने दिया RKO बहुत बार इस पूरे मैच में, वहीं ब्रॉक लेसनर ने F5 दिया रैंडी ऑर्टन को। लेकिन सरप्राइज लोग तब हुए जब लेसनर ने अपने ग्लव्स रिमूव किए और रैंडी ऑर्टन को बेयर नकल से लेजिटिमेटली हिट किया बहुत सारी एल्बो स्ट्राइक से, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन ने ब्लीड किया और उनको WWE मेडिकल टीम ने आके अटेंड किया। एक टेक्निकल नॉकआउट की वजह से लेसनर जीत गए ये मैच। ओवरऑल ये काफ़ी डिसेंट मैच था, लेकिन मेरी लिस्ट में ना ही ये टॉप 5 में बेस्ट में आता है, ना ये टॉप 5 वर्स्ट में आता है, लेकिन ओवरऑल अ गुड मैच। नेक्स्ट बात करते हैं 2017 के समर स्लैम की।
इसमें मेन इवेंट था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस समोआ जो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन इन अ फेटल 4-वे मैच। अब इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि अगर ब्रॉक लेसनर टाइटल लूज करते हैं तो उनको WWE छोड़कर जाना पड़ेगा। ऑनेस्टली ये काफी इंटरेस्टिंग मैच था। इस मैच में हमें सारे के सारे मूव्स देखने को मिले, चाहे वो ब्रॉन स्ट्रोमन का रनिंग पावर स्लैम हो, उन्होंने डबल चोक स्लैम भी दिया। समोआ जो ने परफॉर्म किया साइड स्लैम, उन्होंने अपना क्लच यूज किया। ब्रॉक लेसनर ने यूज किया अपना किंग नॉक, उन्होंने F5 दिया। वहीं रोमन रेंस ने यूज किया अपने सुपरमैन पंचेस। एंड तक आते आते रोमन रेंस ने 3 सुपरमैन पंचेस दिए ब्रॉक लेसनर को और उसके बाद अटेम्प्ट किया कि वो स्पेयर देकर जीत जाए ये मैच। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने काउंटर करते हुए उसको टर्न किया इनटू F5, पिन किया रोमन रेंस को और रिटेन कर ली अपनी टाइटल बेल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 2018 के समरस्लैम की। इसका मेन इवेंट था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट। अब मैच शुरू होने से पहले ब्रॉन स्ट्रोमन ने यह टीज किया कि वो अब कैश इन करेंगे अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट और इस मैच के ओवरऑल रिजल्ट को इम्पैक्ट करेंगे। तो वो दिखे हमें रिंग साइड इस पूरे मैच में। जैसे ये मैच शुरू हुआ तो रोमन रेंस ने पहले तो दिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 सुपरमैन पंचेस और 3 स्पीयर्स टू ब्रॉक लेसनर। उसके बाद लेसनर ने उनको काउंटर किया और उनको दिए जर्मन सुप्लेक्सेस। इसके बाद रोमन रेंस के एक स्पीयर को अवॉइड करते हुए जब ब्रॉक लेसनर हटे तो एक्सीडेंटली रोमन रेंस ने रिंग के बाहर खड़े ब्रॉन स्ट्रोमन पर सुसाइड डाइव लगा दी। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने F5 दिया रोमन रेंस को नहीं बल्कि ब्रॉन स्ट्रोमन को और उनको उन्हीं के मनी इन द बैंक ब्रीफ केस से मारा। उसके बाद उन्होंने चेयर यूज करी और स्ट्रोमन को अटैक किया। मौके का फायदा उठाते हुए रोमन रेंस ने एक स्पीयर दिया लेसनर को और जीत गए यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट। इसी के साथ उन्होंने एंड कर दी ब्रॉक लेसनर की 504 दिन की यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेन। ये वन ऑफ द बेटर समर स्लैम मैचेस में से एक था। 2019 के समर स्लैम तक आते आते ब्रॉक लेसनर ने वापस से जीत ली थी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट और समर स्लैम के मेन इवेंट में हमें दिखे वो डिफेंडिंग हिज यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। अब इस पूरे मैच में हमें बहुत सारे पावर मूव्स देखने को मिले, सुपर किक, स्टॉम्प, जर्मन एंड वर्टिकल सुप्लेक्सेस, फ्रॉग स्प्लैश और F5 और एंड में सेथ रॉलिंस ने एक सुपर किक और स्टॉम्प देकर पिन किया ब्रॉक लेसनर को और जीत ली यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट। ये दूसरी बार था कि उन्होंने WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट जीती थी। ऑनेस्टली काफी अच्छा मेन इवेंट था ये। आगे बात करते हैं 2020 के समर स्लैम की। हम सबको पता है कि 2020 में कोविड पैंडेमिक था तो इस वजह से इस साल का समर स्लैम हमें देखने को मिला थंडरडोम में, पर लाइव ऑडियंस नहीं थी। इसका मेन इवेंट था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस द फील्ड ब्रे वायट फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप इन अ फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन ने रिंग के टॉप कैनवस को हटा दिया और एक्सपोज कर दिया वुडन फ्लोरिंग को ताकि वो उस पर अटैक कर दें ब्रे वायट को। लेकिन ब्रे वायट ने काउंटर करके अटैक किया और सिस्टर एबिगेल दे दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को ऑन द एक्सपोज्ड वुडन पार्ट ऑफ द रिंग और रिटेन कर ली यूनिवर्सल टाइटल बेल्ट फॉर द सेकंड टाइम। पर मैच का इंटरेस्टिंग पार्ट आना अब तक बाकी था, जहां 5 महीने बाद रिटर्न किया रोमन रेंस ने और अटैक कर दिया दोनों ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट को और इसी के साथ वो टर्न हो गए एक हील। इसके बाद बात करते हैं 2021 के समर स्लैम की, जिसमें रोमन रेंस डिफेंड कर रहे थे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट जॉन सीना। इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि अगर रोमन रेंस हार गए तो उनको WWE छोड़कर जाना पड़ेगा। एज एक्सपेक्टेड 2 and 4 से भरे इस पूरे मैच में हमें बहुत सारे पावर मूव्स देखने को मिले, जहां जॉन सीना ने दिए एटीट्यूड एडजस्टमेंट और 5 नकल शक्ल, वहीं रोमन रेंस ने दिए स्पेयर्स और सुपरमैन पंचेस। एंड तक आते आते जॉन सीना ने टॉन्ट किया रोमन रेंस पर उन्हीं का स्पेयर, लेकिन रोमन रेंस ने परफॉर्म किया अपना सुपरमैन पंच 1 नहीं 2 बार और फिर स्पेयर देकर रिटेन कर ली अपनी टाइटल बेल्ट। 2020 की तरह 2021 का समर स्लैम मेन इवेंट भी एंड हुआ एक सरप्राइज रिटर्न के साथ, जब वापस से हमें दिखे ब्रॉक लेसनर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रेसलमेनिया 36। एक स्टेयर डाउन देखने को मिला हमें दोनों रेसलर्स के बीच में। इसके बाद रोमन रेंस तो रिंग से चले जाते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर आते हैं रिंग में और जॉन सीना को मल्टीपल जर्मन सुप्लेक्सेस और F5 दे देते हैं और इसी के साथ ये मेन इवेंट खत्म हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं 2022 के समर स्लैम मेन इवेंट की। अब वीडियो बनाने तक तो समर स्लैम नहीं हुआ तो हमें इसका एक्चुअल रिजल्ट तो नहीं पता, लेकिन ये मैच है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट। अब इस मेन इवेंट में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, पॉल हेमन कैसे इंपैक्ट करेंगे इस मैच का रिजल्ट, ऊसोस या सोलो सिकोया हेल्प करेंगे रोमन रेंस को इस मैच में, क्या थ्योरी कैश इन करेंगे अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस आफ्टर द मेन इवेंट। अब इन सब के लिए हमें देखना पड़ेगा समर स्लैम 2022, जो कि हमें देखने को मिलेगा जुलाई 30 को। तो दोस्तों आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो और मेरी लिस्टिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट समर स्लैम पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक जेन्युइन एफर्ट ताकि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ समर स्लैम के सारे मेन इवेंट्स के बारे में, उसकी स्टोरी लाइन क्या थी, उसमें जीता कौन और कौन से मुझे लगे बेस्ट और वर्स्ट मेन इवेंट्स ऑफ समर स्लैम। आई होप आपको ये एफर्ट पसंद आया होगा। आपके कौन कौन से टॉप 5 बेस्ट और वर्स्ट
मेन इवेंट्स थे फॉर समरस्लैम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलेगा। आपके इस सपोर्ट की वजह से हम आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड टेक केयर।